ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. बेटा लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो हमने डिस्कस किया था ऐसी सर्किट को वाइंड अप किया था. And today we are going to discuss about the, we can say, physics of solid. Chapter number 16 about physics of solids. Solids के बारे में physics. Chapter number 16. Solids have some basic property, lies mechanical properties of solid. Mechanical properties of solids. The second one is magnetic properties of solid. Magnetic properties of solids. The third one is the electrical properties of solid. Electrical properties of solids. The fourth one is the thermal properties of solid. Thermal properties of solids. These are the four basic properties of solid. और इनको करने के बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक रॉड है, आप यहां पे इस तरह फोर्स लगाना चाहते हो. ये जो फोर्स होता है बेटा, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स. यहां पे इसके अंदर इस तरह का रिएक्टिव फोर्स आ जाएगा. एंड हेंस वी कैन से कि दिस फोर्स इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स, ये जो इंटरनल फोर्स होता है एंड एक्सटर्नल फोर्स होता है, बोथ आर नॉर्मल फोर्सेस. बोथ आर नॉर्मल फोर्सेस. नॉर्मल फोर्सेस, ये नॉर्मल है इस सरफेस को. फोर्सेस असल में दो तरह के होते हैं सॉलिड्स के लिए. एक को हम कहते हैं शेयर फोर्स, एक को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स. विच फोर्स? नॉर्मल फोर्स. शेयर फोर्स रिस्पॉन्सिबल for change in shape. For change in shape. And normal force is, we can say, just responsible to change the size, not shape. एक सिलेंडर को अगर तुमने खींचा, ये वही सिलेंडर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसके लेंथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा. as that is called normal force. So in conclusion we can say कि this case this is called normal force. and हम कहते हैं कि रॉड अंडर क्या है, शाबाश, अंडर टेंशन है. टेंशन. सो किस्म से ये टेंशन फोर्सेस है. ये क्या है? टेंशन फोर्सेस है. और एक ही हमारे साथ इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस है बेटा. इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस है, ये एक्शन नहीं है. सो टेंशन की वजह से अंदर इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, शाबाश, वीकेंड से पैदा होते हैं. दिस मींस बेटा, अगर आप इस रॉड को कंप्रेस करना चाहते हो तो रॉड कंप्रेस नहीं होता है. क्यों? रॉड के अंदर कुछ ऐसे इंटरनल रिएक्शन फोर्सेस पैदा होते हैं जो मेरे फोर्सेस को क्या करेगा, अपोज करेगा. दिस मींस कि जब हम किसी बॉडी को इलांगेट करना चाहते हैं, अंडर टेंशन होगा, तो इंटरनल रिएक्शन फोर्स की एरो है वो टुवर्ड होगी.
और इस केस में क्या होगी शाबाश, वीकेंड से अवे होगी बेटा। दिस मीन्स कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को यूनिट एरिया पे तकसीम करेंगे, यही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है बेटा, यही क्या कहलाता है, प्रेशर। और अगर आप एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल फोर्स को यूनिट एरिया पे तकसीम करेंगे, यही क्या कहलाता है, यही बेटा कहलाता है स्ट्रेस बेटा, यही क्या कहलाता है, स्ट्रेस। सो वी कैन से एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस and internal force per unit area is external force per unit area is called pressure and internal force per unit area is called stress. Both have the same mathematical form beta, both have the same unit, both have the same dimension, but both have different concept. Pressure is the external force while stress is the internal force per unit area beta. So we can say beta कि forces या हमारे साथ जो forces है बेटा, मतलब मैं इंटरनल फोर्सेस की बात करता हूं, वो दो तरह के होते हैं। एक वो हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स एंड द सेकंड इज कॉल्ड शियर फोर्स। अगर आप इसको यूनिट एरिया पे तकसीम करेंगे दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस बेटा, अगर आप इसको यूनिट एरिया पे तकसीम करेंगे दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस बेटा। कौन सा स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। तो स्ट्रेसेस हमारे साथ दो तरह के हैं, वन इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेसेस, the second one is called shear stresses. नॉर्मल स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, या तो टेंसाइल होगा, टेंसाइल मतलब आप इलांगेट करना चाहते हो, या क्या होगा शाबाश, कंप्रेसिव होगा, या क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। क्या होगा शाबाश, वी कैन सी कंप्रेसिव होगा। टेंसाइल स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय T and that is equal to we can say Fn divided by A। और ये मेरे साथ कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा शाबाश, Fn and divided by we can say A। This is tensile also called longitudinal stresses, also called which stresses, longitudinal stresses। So we can say beta कि stresses are of two types, one is called tensile stress and the second one is called compressive stress beta, and both of them are called we can say normal stresses beta। इसको हम क्या, कौन सी stresses कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस हम कहते हैं बेटा। ये मेरे साथ क्या है शाबाश, एरिया है। अब जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन, एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन असल में चेंज को कहते हैं, स्ट्रेन असल में क्या कहते हैं, चेंज। कौन सा चेंज, फ्रिक्शनल चेंज, मामूली से जो पॉइंट में आएगा, फ्रिक्शनल चेंज, फ्रिक्शनल चेंज इन द डायमेंशन, इन द व्हाट शाबाश, इन द dimension, in the dimension of a body, of a what shabash, of a body is called strain। yani in other words strain is represented by epsilon and it is nothing but the change in dimension, change in what shabash, dimension divided by original dimension, divided by original what shabash, dimension। ये मेरे साथ original dimension, change in dimension divided by original dimension, this is called what shabash, this is called strain। so जनाब strain जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रेस भी ज्यादा होगा। एक बंदे की अगर आप टांगों को खींचे ना, या बाजू को अगर आप खींचेंगे तो वो चीखें मारेगा कि नहीं मारेगा, क्यों, क्योंकि जो टांगे हैं ना या बाजू हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। आप अपने बाजू को अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो गाड़ियों के साथ बांध ले रस्सी की मदद से और गाड़ी को आप कहे कि आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो आपकी चीखें निकलेगी कि नहीं, क्यों, आप कहते अलग जमा सुन तबो बर्बाद मगरकम लमा सीधा लसुन मामूली राख कर संग चगे वगैरह। दिस मीन्स बेटा हमारे लोगों के जहन में शैतान है, वो ये कहते हैं कि जनाब स्ट्रेस, स्ट्रेन डिपेंड अपॉन स्ट्रेस, ऐसे नहीं है, स्ट्रेस डिपेंड अपॉन स्ट्रेन। हम जो डेली लाइफ में कहते हैं यार हम अंडर स्ट्रेस है, अंडर स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल चेंज आ चुकी है। जब चेंजेस आ जाए तो बंदा क्या होता है, अंडर स्ट्रेस होता है। सो जनाब हम कहते हैं कि स्ट्रेन असल में चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस होती है, और इन स्ट्रेन की वजह से ऑब्जेक्ट में क्या आती है, स्ट्रेसेस आती है, स्ट्रेसेस। जैसे आप एक छत के ऊपर दूसरा छत आप डालते हो तो नीचे वाला जो छत है वो अंडर स्ट्रेस है,
अंडर स्ट्रेस होते हैं कि नहीं, या आप अपने कंधे के ऊपर कोई लोड डालते हो तो आप अंडर स्ट्रेस होते हो कि नहीं होते हो। सो वी कैन से कि हमारे साथ स्ट्रेसेस क्या है, स्ट्रेसेस और स्ट्रेन बेटा हमारे साथ दो मुख्तलिफ कंसेप्ट है बेटा। लेकिन स्ट्रेन को हम जनरलाइज तौर पर ऐसे कहते हैं, स्ट्रेन जो हमारे साथ स्ट्रेन होता है बेटा कि इट इज द फ्रिक्शनल चेंज इन डायमेंशन बेटा। ये असल में डायमेंशन, डायमेंशन तीन तरह से आ सकते हैं, लेंथ में भी आ सकते हैं बेटा, या बेटा वॉल्यूम में भी आ सकता है, और या हमारे साथ बेटा इसके शेप में भी आ सकता है। किसमें आ सकते हैं? शेप में। चेंज स्ट्रेन अगर हमारे साथ लेंथ में आता है तो फिर इसको हम कहते हैं लीनियर स्ट्रेन। स्ट्रेन अगर लेंथ में है तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर स्ट्रेन। स्ट्रेन अगर वॉल्यूम में है तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन अगर किस में है? शाबाश, शेप में है, इट इज कॉल्ड, वी कैन से व्हाट, शाबाश। स्ट्रेन अगर वॉल्यूम में है तो इसको हम कहते हैं shear स्ट्रेन। which strain? shear strain। which strain? shear strain। so linear strain हमारे साथ क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। एंड shear strain क्या होगा? ये एंगल है बेटा, ये आपको मैं समझाता हूं। लीनियर स्ट्रेन अगर आप देखिए बेटा, लीनियर स्ट्रेन को यहां पे मैं दोबारा लिखना चाहूंगा, लीनियर स्ट्रेन ये असल में या तो कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा। टेंसाइल कब होगा? जब आप किसी रॉड को खींचते हो। जब आप किसी रॉड को खींचते हो तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी असल में ऐसा होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय वी कैन से ओरिजिनल लेंथ। तो अगर आपने खींचा है तो ये वाले क्या होगा? ज्यादा होगा, ये वाले क्या होगा? कम होगा। तो इसका जवाब क्या है? शाबाश, when del L by L is what? शाबाश, is positive। when del L by L is positive, that is called linear strain and tension। linear strain and tension, and what शाबाश? and tension। linear strain and tension। इसी तरह से बेटा अगर ये चीज नेगेटिव आता है, नेगेटिव कब आएगा? जब आप इसको कंप्रेस करेंगे। सो फिर इसको हम कहते हैं लीनियर स्ट्रेन एंड कंप्रेशन। लीनियर स्ट्रेन एंड कंप्रेशन। लीनियर स्ट्रेन एंड कंप्रेशन। लीनियर स्ट्रेन एंड कंप्रेशन। सो एक हमारे साथ होते हैं लीनियर स्ट्रेन एंड टेंशन, द सेकंड वन इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रेन एंड कंप्रेशन। इसी तरह से हमारे साथ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो भी दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड डेल वी बाई वी इज पॉजिटिव, del V by V is negative. That is called volumetric strain and tension. And the second one is called volumetric strain in compression bed. ये दो हमारे साथ है। समझ में बात आ रही है? Is it okay बेटा? Raise your hand, शाबाश। Raise your hand. Okay. ये स्ट्रेन की हमारे साथ एग्जांपल है। कोई भी स्ट्रेन हो, कोई भी स्ट्रेन हो, दिस शुड मस्ट बी यूनिटलेस प्लस डायमेंशन लेस। This should be unitless as well as dimensionless. So, hence we can say बेटा shear strain को आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा। अब आज जनाब कुछ लॉस के ऊपर जिसको हम कहते हैं हुक्स लॉस। हुक का सबसे जो पहला कानून है वो ये है कि restoring force is directly proportional to the displacement and both have opposite direction, और hence we can say कि F is equal to we can say kx, माइनस लगाओ या ना लगाओ, खैर ऐसा।
यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि जनाब K is equal to, we can say, F divided by X, which is equal to Newton divided by meter. This is the unit. CGS में क्या बनेगा? 9 डिवाइड बाई सेंटीमीटर बनेगा, और वो पाउंड डिवाइड बाई क्या बनेगा? फुट बनेगा. दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. K डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द स्प्रिंग. सॉफ्ट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? शाबाश, स्मॉल वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू. और हार्ड के लिए क्या होगा? शाबाश, हार्ड के लिए इसकी वैल्यू क्या होगा? वी कैन से लार्ज होगा या बिग होगा. सो याद रखो बेटा, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, हमारे साथ एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या है? दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, एंड दैट इज न्यूटन डिवाइड बाय मीटर वेट. एंटिटीज में आया था, द यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन इज द सेम एज द स्प्रिंग कांस्टेंट. द यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन इज द सेम एज द स्प्रिंग कांस्टेंट. इसकी यूनिट और डायमेंशंस क्या होती है? शाबाश, वी कैन से सेम होती है. सो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल this one is X, this one is F. Restoring force is directly proportional to displacement. This one we can say K1, and this one is we can say K2. So option number A में K1 is equal to K2. Option number B में K1 is less than K2. Option number C में K1 is greater than K2. Option number D में none. शाबाश, कौन सा सही है इसमें से? जनाब इसका जरा तुम स्लोप मालूम करो. शाबाश, स्लोप मालूम करो, स्लोप मालूम करो इस ग्राफ का. जनाब इसका स्लोप मालूम करें. इसका स्लोप बराबर होता है राइज बाय रन, यानी F डिवाइडेड बाय X, व्हिच इज इक्वल टू K. अब जरा बताइए, एप्पल के साथ कौन एग्री है? शाबाश. बाल के साथ कौन एग्री है? कैट के साथ कौन एग्री है? कैट के साथ. कैट इज द करेक्ट ऑप्शन. कैट इज द करेक्ट ऑप्शन. स्लोप और K के बीच में कौन सा रिलेशन है? इसका मतलब कि स्प्रिंग K1 इज मोर हार्डर देन K2 बेटा. K1 जो है वो मोर हार्डर है देन K2, एंड दैट इज कॉल्ड वी कैन से स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड वी कैन से हुक लॉ. इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, हुक लॉ हम कहते हैं. इज इट क्लियर बेटा? अगर आपको मेरी बात की समझ आ रही है तो रेज यूर हैंड. शाबाश, शाबाश बेटा, रेज यूर हैंड. गुड. चले, अल्लाह आप सबको कामयाब करे. मैं द सक्सेस टच योर फुट. मैं हमेशा के लिए अपने स्टूडेंट के लिए बहुत ही दुआ करता हूं, बहुत ज्यादा. आप भी क्या करें हमारे लिए. बेटा एक बात मैं बताऊं, टीचर की हमेशा के लिए रिस्पेक्ट किया करो. मेरे रिस्पेक्ट ना करो लेकिन और टीचर की रिस्पेक्ट करो बेटा, ठीक है ना? जमावती खबर पी गई कि जनाब ये तो जनाब हमारे साथ हुक लॉ की जो बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मेट है, जो क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हो. अब आ जाओ जनरलाइज फॉर्म ऑफ हुक्म लॉ पे आ जाओ. जनरलाइज फॉर्म ऑफ हुक लॉ. जनरलाइज फॉर्म ये है कि स्ट्रेस is directly proportional to the strain. Stress is just like restoring force and strain is just like x यानी elongation. यहाँ पे हम elongation लिखते हैं s. यहाँ पे लगेगा कुछ ना कुछ constant and the constant in this case is E and that is strain and this E is called modulus of elasticity. Modulus of elasticity. मॉडुलस कहते हैं मैग्नीट्यूड को, इलास्टिसिटी कहते हैं लचक को. एंड हेंस इन कंक्लूजन वी कैन से E is equal to stress divided by strain. Stress divided by strain.
Stress divided by what, Shahbaz? Strain. The ratio is called modulus of elasticity. Yani it is the stress which is required to produce unit, we can say what, Shahbaz? Strain. And hence the unit is what, Shahbaz? Newton divided by, we can say what, Shahbaz? Meter ka square. Because strain have no unit. So this is something which you want to draw a graph between the stress which depend upon the strain. Graph will be a straight line for elastic material. If you lost the elasticity, if you violate the elasticity, the graph will not remain the straight line. Otherwise, it may go just like this one. The graph, the slope will be equal to stress and this one is strain. So slope किसके बराबर है, शाबाश? Slope is equal to stress divided by strain, which is equal to modulus of elasticity, which is called E. Modulus of elasticity, which is called E. So hence we can say, when a graph is drawn between, what and what, Shahbaz? Stress and strain. When a graph is drawn between stress and strain, the slope of the graph will be equal to the modulus of elasticity. The slope of the graph will be equal to the modulus of elasticity. Hence, very important to note it. That is stress, strain, E1 and E2. Modulus of elasticity 1. So once again, E1 should be greater than E2. Yeah, should must remember. ओके जनाब, बेटे जरा मुझे एक बात बताइए आप. We can say here is plastic and here is steel. A 5 Newton force is applied over here, 1 meter square. A 5 Newton force is applied here is 1 meter square. जी, जरा मुझे बताइए, which one will have more stress? Plastic, B steel, C same, D none. जी बताइए, एप्पल के साथ कौन एग्री है? मलाइका हयात. बाल के साथ केट के साथ बेटा जरा मुझे एक बात बताइए आप, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस. यहाँ पे एरिया कितना है 1 मीटर, यहाँ पे एरिया कितना है 1 मीटर, यहाँ पे फोर्स कितने हैं 5 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स कितने हैं 5 मीटर. They have the same stress. Stress does not depend upon material. That's, we can see the force per unit area. So both forces are the same. So they have the same stresses. But they have not the same elasticity. Elasticity पे depend करता है. Elasticity is stress divided by strain. Stress divided by what, Shahbaz? We can say strain. So we can say कि चेंजेस किस में ज्यादा आएंगे? प्लास्टिक में. तो फिर इसकी इलास्टिसिटी क्या है, शाबाश? प्लास्टिक की इलास्टिसिटी वो क्या होती है, शाबाश? कम as compared to the elasticity of the steel bed. Steel is more elastic than, we can say, plastic bed. Steel is more elastic than, we can say, plastic bed. Elasticity, they have different elasticity, but they have the same stresses bed. And hence, we can say that they will have the same stresses. So, this is the generalized form of Hooke's law. That is, stress is directly proportional to the strain, provided the elastic limit is not violated.
शर्त यह है कि इलास्टिक लिमिट की हद की तजावुज़ी ना किया जाए। सो इन कंक्लूजन वी कैन से बेटा कि elasticity is stress divided by strain. So if यहाँ पे स्ट्रेस की जगह हम del L by L लिखते हैं, which is further equal to we can say stress into we can say L and divided by del L, which is further equal to we can say force divided by area and L and del L, या बाज़ किताबों में ऐसे लिखा है if E divided by we can say A into we can say del L, sorry L and divided by we can say E लिखा है, E का मतलब है elongation। तो फिर ऐसे को हम कहते हैं, ऐसी चीजों को हम कहते हैं यंग मॉडुलस। फिर हम क्या कहते हैं? यंग मॉडुलस। दिस मीन्स यंग मॉडुलस इज अ टाइप ऑफ व्हाट शाबाश द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन, stress divided by linear strain, and this is represented by what shabash, that is from y, that is called young modulus। so young modulus के सारे फॉर्मूले हमारे साथ आ गए। अगर बेटा हम स्ट्रेस को डेल वी बाई वी पे तकसीम करेंगे तो फिर इसको हम बुल्क मॉडुलस कहते हैं, which is equal to stress into v and divided by del v, and stress into we can say v, I'm sorry, F into we can say V divided by we can say del V and A into we can say del V। ये मेरा साथ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन that is we can say bulk modulus है। Hence जो यूनिट प्रेशर की है वो किसकी होती है शाबाश? स्ट्रेस की। वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वो यंग मॉडुलस की, वो बुल्क मॉडुलस की, वो शेयर मॉडुलस की बराबर है। कल आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा बेटा। So in conclusion we can say they have the same unit and they have the same dimension. They have the same unit and they have the same dimension. बेटा अगर यहां तक आपको क्लियर है so please raise your hand शाबाश। ओके जनाब, यंग मॉडुलस एंड बुल्क मॉडुलस। हमारे साथ एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेटा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो होता क्या है? दैट इज नथिंग बट K is equal to reciprocal of bulk modulus. Reciprocal of bulk modulus is called compressibility factor. And bulk modulus is nothing but we can say, you know very well, bulk modulus is the stress divided by change in volume divided by original volume. So 1 over stress हमारे साथ ऐसे आएगा डिवाइडेड बाई क्या आएगा शाबाश? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये मेरे साथ किस तरह आएगा शाबाश? दैट इज 1 ओवर स्ट्रेस, ठीक है बेटा, और ये आएगा v डिवाइड बाई डेल v। ये ट्रिपल डिवीजन है, ये ऊपर जाएगा डेल v डिवाइड बाई स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूम, और डेल v स्ट्रेस की जगह हम लगाते हैं फोर्स डिवाइड बाई यूनिट एरिया इनटू वी कैन से v। सो हम ऐसे लिखते हैं a इनटू वी कैन से del V divided by force into we can say volume. This is called compressibility factor. This is called compressibility factor। और इसका यूनिट क्या था शाबाश? न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर था। यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं न्यूटन डिवाइड बाय वी कैन से मीटर का स्क्वायर। तो वो क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन। दिस इज द यूनिट ऑफ compressibility factor। The reciprocal of bulk modulus is called compressibility factor। जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, जरा मुझे एक बात बताइए, फोर्स is directly proportional to we can say elongation. Which force? Restoring force। हुक्ला में बता दिया, elongation से मुराद है कि displacement। अगर आप इसके बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे, this one is elongation, this one is force। So elastic limit तक ये ग्राफ किस तरह बनेगा? स्ट्रेट लाइन। जरा आप इसका एरिया अंडर ग्राफ मालूम करो शायद, पहले इसका स्लोप मालूम करो। वो स्लोप तो मैंने बताया आपको कि वो F डिवाइडेड बाई क्या होगा? E होगा, which is equal to the spring constant K। एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा शाबाश? Area half base into we can say F। So force into displacement, elongation is work, and that is half into we can say work, which is equal to we can say energy, half into we can say energy। This means when a graph is drawn between force and elongation, area under graph will be equal to the amount of energy which is stored in that elastic body bed।
कितना एनर्जी स्टोर हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज elongation which is in meter and this is we can say force which is in a Newton and a graph is done over here and this is equal to we can say 10 Newton and this is equal to we can say 4 meter. So how much energy are stored over here? शाबाश, एनर्जी कितना स्टोर हो चुका होगा? शाबाश, जरा मुझे बताइए। हाफ एंड दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय वी कैन सी 4. सो कितना एनर्जी स्टोर होगा? 20 जूल एनर्जी इसमें स्टोर हो चुका है बेटा। दिस मीन बेटा दो इंफॉर्मेशन याद रखो। व्हेन अ ग्राफ इज drawn between the force and the elongation, then area under graph will give you the energy and the slope will be equal to the spring constant बेटा। सिमिलरली अगर बेटा आप इस तरह की क्वेश्चन ड्रा करें कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, सो दिस वन इज स्ट्रेन, दिस वन इज स्ट्रेस, ग्राफ स्टिल स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका स्लोप किसके बराबर होगा? शाबाश, स्लोप इज इक्वल टू इट इज स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? शाबाश, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन एक बात है कि जरा इसका एरिया अंडर ग्राफ निकालो। शाबाश, एरिया वो क्या होगा? हाफ स्ट्रेस इंटू वी कैन से स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन दैट इज चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन एल। माय पॉइंट। तो यहां से क्या बनेगा? हाफ F into E is nothing but we can say work divided by volume. Work is the same as the energy, वो तो मैंने निकाल दिया, वो energy per unit volume which is called energy density. Energy density. So what is energy density? It is nothing but energy per unit volume is called energy density. Energy per unit volume is called energy density. But so, in conclusion, we can say that when a graph is drawn between stress and strain, then area under graph will be equal to the energy density. Area under graph will be equal to the energy density. But when a graph is drawn between force and elongation, then area under graph will be equal to the energy. Stress or strain का graph area under energy density देगा. Hence, we can say बेटा कि energy density is equal to half stress into we can say strain. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, half stress. What is stress? Young modulus is equal to stress divided by strain. So young modulus into strain हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, young modulus into strain and we can say strain. तो यहाँ पे क्या बनेगा? शाबाश, half young modulus into strain का square is equal to energy density. If young modulus is kept constant, strain को डबल करने से energy density 4 times बढ़ जाएगी। इस तरह से यहाँ से बेटा strain is equal to stress divided by young modulus. So हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ स्ट्रेस को अपनी जगह पे लिखो, स्ट्रेन की जगह पे क्या लिखो? स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉडुलस. सो दैट इज हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाय यंग मॉडुलस एंड दैट इज वी कैन से एनर्जी डेंसिटी. यहाँ पे तुमने किसको कांस्टेंट रखना है? शाबाश, यहाँ पे अगर आप स्ट्रेन को कांस्टेंट रखेंगे तो फिर यंग मॉडुलस और एनर्जी डेंसिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन. यहाँ पे तुम स्ट्रेस को कांस्टेंट रखो तो फिर एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस के बीच में कौन सा रिलेशन है? Inverse relation habit. I think it's enough for today. Inshallah, we will discuss the topic tomorrow, जो हमारे बाद में आता है.